सर्वेभ्यः नमो नमः। आप देख रहे हैं ज्ञान सुधार चैनल पर सुदर्शन जैन के साथ समास प्रकरण। समास क्या होता है उसकी हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो हिंदी और संस्कृत इन दोनों में समास एक बहुत उपयोगी विषय होता है। तो आज हम संस्कृत के माध्यम से हिंदी में भी समास बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलिए तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं उसकी परिभाषा। किसी भी चीज को समझना है तो सर्वप्रथम हमें उसकी परिभाषा आना बहुत आवश्यक है। तो समास की परिभाषा क्या है? समसनम समासः। समसनम अर्थात संक्षेपीकरण। समसनम संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? संक्षेपीकरण को। किसी बात को संक्षेप में कहना उसे समास कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने उदाहरण लिया है राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः का मतलब होता है राज्ञा मतलब राजा, और षष्ठी विभक्ति लगी है तो राज्ञा अर्थात राजा का, पुरुषा मतलब पुरुष, राजा का पुरुष अर्थात जो बीच में विभक्ति क्या लगी है? राजा का, राजा का पुरुष। तो जो बीच में का विभक्ति लगी है इसका समास में क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात उसको खत्म कर दिया जाता है। तो क्या बन जाएगा? राजपुरुषः। अर्थात इसमें जो विभक्ति लगी है इस विभक्ति का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो एक शब्द दो शब्दों का हमने एक शब्द या एक पद बना दिया। अर्थात दो या दो से अधिक पद जहां पर हों उन पदों को एक कर देना, उन पदों को जोड़ देना समास कहलाता है। अर्थात उसमें जो विभक्ति इत्यादि लगी हुई हैं उन विभक्ति इत्यादि का या समुच्चय बोधक इत्यादि चिन्हों का लोप करके हम क्या कर देते हैं? एक पद बना देते हैं, उसका नाम समास कहलाता है। जैसे दूसरा उदाहरण भी दिया, रामस्य मंदिरम। राम का मंदिर। अब इसमें हम इसकी विभक्ति लोप कर देंगे, षष्ठी विभक्ति है इसका हम लोप कर देंगे तो राम इधर का राम और इधर का मंदिरम, तो दोनों का क्या हो गया? राम मंदिरम। बात अर्थ का लोप नहीं होता, ध्यान रखना। हम दो पद का एक पद बनाए उसकी सिर्फ विभक्ति का लोप करना है, उसका अर्थ का लोप नहीं होता है। राम मंदिरम, रामस्य मंदिरम राम का मंदिर, और राम मंदिरम में भी अर्थ वही निकलेगा राम का मंदिर। तो समास में क्या बताया? शब्द के बीच की विभक्तियों का लोप करना समास कहलाता है। अर्थात लंबी बात को शॉर्ट में कहना, अर्थात जहां पर चार शब्द लिखे हुए हैं उनका एक पद बना देना, चार पद लिखे हुए हैं उसका एक पद बना देना, उसका नाम समास है। अब आपको मैं पहले बता दूं कि समास के भेद कितने होते हैं, और भी हम इसको डिटेल से इसके अंदर पढ़ेंगे। जब तत्पुरुष दिगु ये जो है इनके अंदर जाकर हम इसके बारे में बहुत ही संक्षेप में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास, समास के भेद कितने हैं? समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? चार भेद हैं। समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? चार भेद हैं। पहला तत्पुरुष, अभी परिभाषा छोड़ दीजिए आप। पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। ये मुख्य रूप से समास के भेद हैं, ये हमें समझना। तो अभी कितने यहां पर हमने भेद बताए? चार भेद बताए। अब कहीं कहीं पर आता है कि समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो जो इधर हमने 4 लिखे हैं और जो 2 भेद जो ये छोड़ दिए हमने, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, दिगु और कर्मधारय। दिगु और कर्मधारय किसके भेद हैं? इस तत्पुरुष समास के भेद हैं। दिगु और कर्मधारय जो हैं तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो जहां पर संख्या 6 कही जाती है वहां पर एक पहला तत्पुरुष, दूसरा दिगु, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुब्रीहि और छठा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव को कहीं पहले भी रख लेते हैं क्योंकि यह पहला अल्फाबेट के हिसाब से इसको हम पहले भी रख लेते हैं।
तो वैसे समास के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार का, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। और मुख्य रूप और भेद अपेक्षा से हम समास के 6 भेद भी 1 2 3 4 5 6 भेद भी कह देते हैं। तो समास के भेद 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। जहां पर 6 हमको दर्शाना है वहां पर 6 दर्शा सकते हैं, और जहां पर 4 दर्शाना है वहां पर 4 दर्शा सकते हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। हाँ, और तत्पुरुष समास का एक भेद और भी, नए तत्पुरुष समास भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। कौन सा? नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष समास भी इसका भेद है। अब हम करते हैं इसका एक बार उच्चारण। एक बार लय के माध्यम से, लय के साथ हम समास को याद रखने की कोशिश करेंगे। तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, नए को छोड़ देना अभी। तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, द्वंद्व बहुब्रीहि अव्ययी भाव। आप भी बोलना, तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, द्वंद्व बहुब्रीहि अव्ययी भाव। तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, द्वंद्व बहुब्रीहि अव्ययी भाव। चलिए अब हम सर्वप्रथम एक साथ इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसलिए आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने एक साथ इसकी परिभाषा लिख दी। ये मैंने संस्कृत की परिभाषा अंडरलाइन कर दी है और उसको हिंदी में यहां पर लिख दिया है। तो आपको जैसे भी समझना है, हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझ लीजिए, और अगर संस्कृत में समझना है तो संस्कृत में समझ सकते हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः। प्रायः उत्तर पद प्रधान, जहां पर उत्तर पद, जैसे यहां पर 2 पद लिखे हैं, रामस्य मंदिरम या राम मंदिरम, तो प्रायेण उत्तर पद प्रधाना, प्रायः उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है। तो पूर्व पद हो गया राम, पूर्व पद राम, और मंदिर हो गया उत्तर पद। तो प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, अर्थात यहां पर उत्तर पद जो प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उत्तर पद प्रधान, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है उत्तर पद प्रधान? तत्पुरुष समास जो होता है वह उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें उत्तर पद मुख्य होता है। जैसे यहां पर हमने उदाहरण दिया, ये तत्पुरुष का ही उदाहरण है। तो राम मंदिरम, रामस्य मंदिरम। अब यहां पर देखिए क्यों प्रधान है? मंदिर शब्द मुख्य है कि राम? मंदिर मुख्य है। मंदिर किसी का भी हो सकता है, राम का भी हो सकता है, हनुमान का भी हो सकता है, शंकर का भी हो सकता है, महावीर का भी हो सकता है, किसी का भी मंदिर हो सकता है। तो यहां पर उत्तर पद प्रधान है, इसलिए इसको हम तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखेंगे। अब चलते हैं हम, इसकी परिभाषा हमने देख ली। जहां पर प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद इसका भेद देख लेते हैं। द्विगु, द्विगु समास बहुत सरल है, ये भी उसका भेद है, इसलिए उत्तर पद प्रधान तो इसमें भी रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा। तो इसकी विशेषता क्या है? लेकिन संख्या पूर्वे, लेकिन इसके पूर्व में संख्या होती है। जैसे इसके पूर्व में क्या होता है? संख्या। जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, इसमें पहले संख्या आ गई, संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या जिसके पूर्व में होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। अब आते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में भी क्या होता है? पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, और विशेष मतलब मुख्य। तो हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा था? प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो देखिए इसमें भी तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान था, द्विगु समास में भी भुवन प्रधान है, और कर्मधारय समास में भी क्या है? उत्तर पद प्रधान है। जैसे महापुरुषा, महापुरुषा, ये हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। इसमें से मुख्य कौन है? पुरुष मुख्य है, पहला पद विशेषण है। तो प्रायः
प्रायेण च असौ कर्मधारः है, प्राय जहां पर क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अब चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा, जहां पर उभय दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सभी पद प्रधान हो, उभय पद प्रधान, सभी पद प्रधान हो। जैसे यहां पर हमने राम लक्ष्मण, एक इसका उदाहरण लिख दिया, राम लक्ष्मण, यहां पर राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है और सीता भी प्रधान है। तो यहां पर हमने एक पद, उभय पद प्रधान, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो, जहां पर अन्य पदार्थ प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास जहां पर अन्य, जिसकी बात यहां पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जा रही है लेकिन वह है वहां पर, जैसे दशानन, दशानन, दस हैं आनंद जिसके, ना इधर दस आनंद, दस आनंद किसके हैं, इसमें कहीं भी रावण नहीं लिखा लेकिन वो दर्शा किसको रहा है, रावण को दर्शा रहा है। तो अन्य पदार्थ, जहां पर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और अब चलते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, यहां पर पूर्व, जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है और साथ में वो क्या होता है, अव्यय होता है। ध्यान रखना, पहला पद प्रधान तो होता है लेकिन साथ में पहला पद अव्यय भी होता है। तो आज हमने ये 6 समास की परिभाषा देख ली। अब इसकी हम नए समास को छोड़ दिया, तो वो हम जब तत्पुरुष समास, आपको अब आगे की वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास समझाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि नए तत्पुरुष क्या है। तो अभी आपने ये 6 की परिभाषा देख ली, एक बार पुनः संक्षेप में देख लें। जहां पर प्राय उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास की पहचान है, जिस पद के पूर्व में संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जहां पर पूर्व पद विशेषण, पहला पद विशेषता बताने वाला, उत्तर पद मुख्य हो। जैसे यहां पर पहला पद विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा है, महान, तो पहला पद विशेषता बताने वाला है। अब इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कह रहा है, उभय पदार्थ प्रधान, अर्थात सभी पद इसमें प्रधान होते हैं। जितने भी पद हैं उसमें वो सब मुख्य होते हैं, किसी को गौण नहीं कर सकते। गौण मतलब ऐसा नहीं कि हमने 3 ले लिए, 4 में से 2 ले लिए, 2 छोड़ दिए, नहीं, इसमें हमको चारों पद लेना पड़ेगा। बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि, जहां पर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, अर्थात जो यहां पर दिख नहीं रहा है लेकिन उसका अस्तित्व वहां पर है। दशानन, तो हमको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा रावण। दशानन से हमें क्या समझना पड़ेगा, रावण का ज्ञान करना पड़ेगा। अब इसके बाद अव्ययी भाव समास, जहां पर पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावा, जहां पर पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आगे की वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास समझाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको देख सकते हैं।